जय हिंद दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि 3-4 महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम है और साइंस का महत्व तो आप जानते ही हैं। और इसीलिए मैं लगातार आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ। कल का क्लास था पोषक तत्व का और आज बात करेंगे हम लोग पाचन तंत्र के बारे में। यानी कल हम लोग खाए थे और आज हम लोग पचाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे कल हम लोग ने जैसे बात किया था कि जब आप भोजन करते हैं तो वो जटिल अणुओं के बने होते हैं और उसको सरल करने का काम क्या है, किसका है? तो पाचन का है। यानी देखिए, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन तंत्र कहलाता है। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने में अंगों का जो समूह जो होता है वो क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। इस फिगर के अनुसार समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने भोजन किया और उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, वसा मिला, उसके बाद प्रोटीन मिला। तो ये जो है फिर उसको क्या करता है, पाचन जो ये ग्रंथि जो अंग है ये सब, ये एंजाइम की सहायता से इस पाचन पाचन क्रिया को पूर्ण करता है और फिर उसको सरल रूप में यानी सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद वो जो सरल अणु होते हैं वो सेल के पास पहुंचता है और सेल क्या करता है, उससे एनर्जी बनाता है और एनर्जी मिलता है तो हम लोग कार्य कर पाते हैं। समझ में आया? भोजन है, फिर भोजन को पचाए और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया। मोटा मोटी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अगला बात करते हैं कि भाई पाचन क्रिया संपूर्ण होती है वो कितने चरणों में होती है? तो आप साफ कह दीजिएगा भाई 5 चरणों में ये होती है। और वो चरण कौन कौन से हैं? जैसे कि अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब हमने भोजन मुख में लिया, यानी भोजन को अंदर क्यों डाला, तो इस तरह से कह सकते हैं अंतःग्रहण। फिर उसका क्या होगा? पाचन होगा, यानी भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना। फिर क्या होगा? अवशोषण होगा, यानी पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में। यानी जो भोजन के साथ जितने भी आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब आया उसको पचा लिए और उसके बाद रक्तों तक पहुंच गया। फिर होता है स्वांगीकरण। अगर मान लेते हैं हमने वो सबको पचा लिया और वो रक्त तक पहुंच गया ऊर्जा के रूप में, फिर हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं और वो जो कार्य करके फिर उसे समाप्त कर देते हैं। तो स्वांगीकरण यानी ऊर्जा का हमने कार्य किया और उसके बाद जो नहीं पचा यानी अनपचा चीज भोजन रहा वो परित्याग करना, यानी शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 प्रक्रिया है आपको जो होता है पाचन तंत्र में। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, अब पाचन तंत्र में कौन-कौन से अंग जो हैं महत्वपूर्ण हैं, उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक तो पहले सिर्फ़ अंग, उसके बाद अगला है पाचक ग्रंथियाँ यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आहार नाल की बात करें, तो आहार नाल में पहला तो हो जाएगा मुख, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। अगर इधर ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय और यात्र ग्रंथि। तो ये चीज़ आप जो नोट्स देख रहे हैं ना, तो आपको ना एक ऐप पे मिलेगा और 99 रुपए में। और चूंकि क्या है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए और फिर उसी से रिलेटेड टेस्ट अगर आपको देना है यानी हर लेसन का टेस्ट देना है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइव टेस्ट होंगे, उसके बाद पोल दिए जाएंगे, रैंक बताया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद आपने टेस्ट दे दिया। और एक और फायदा है, जो जितने भी पीडीएफ है वो आपको वहीं पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक। तो कितने में है? सिर्फ मात्र 99 रुपए में ये आप सहयोग कर सकते हैं। ये कोई फ़ी नहीं है, आप सहयोग राशि है, आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आगे। उसके बाद ये है आपका बिहार स्पेशल जीके। देखिए, आप जीएस कहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो जीके अगर पढ़ना हो बिहार जीके का तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं 299 रुपए में। यहाँ पे आपको बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का करंट अफेयर और बाकी नोट्स करे और क्वेश्चन सारे चीज़ करवाए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस चलते हैं रात को 9 बजे। तो ज्वाइन करना है तो 999 रुपये में, 900 नहीं, 299 में, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अंग क्या था? मुख्य या मुख गुहा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आता है कि पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपसे आप कहिएगा मुख से। और मुख में 3 पार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक तो भाई दांत जो भोजन को कुचता है, दूसरा जीभ जो भोजन को छलने का काम करता है और साथ में उसे स्वाद लेता है, और लार ग्रंथि जो स्टार्च को मतलब ग्रंथि जो टाइलिन में निकलता है तो उसको और सरल बनाता है। तो पहला बात करेंगे हम लोग दाँत का। तो देखिए, दाँत किस चीज़ का बना है? तो कैल्शियम का बना हुआ है, फास्फेट का बना हुआ है। अगर हम बात करें इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कहेंगे ओडोंटोलॉजी। और ये कठोर ऊतकों का बना हुआ है। तो यहाँ सिंपल सा बात है ना, ऊतक दिया हुआ है तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक कैसे हैं? कठोर हैं।
अच्छा, दांतों को नुकसान भी पहुंचता है तो फ्लोरीन की वजह से। आप एक क्वेश्चन देखते होंगे हमेशा कि दांतों का क्षरण किसकी वजह से होता है, तो फ्लोरीन की वजह से होता है। मोस्ट वीवीआई है, ये आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे दांतों की संरचना के रूप में देखते हैं, तो नॉर्मली आप जो दांत देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट, तो ये जो ऊपरी परत जो देख रहे हैं इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये भी आता है। और जो अंदरूनी परत, जो नसें आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अंदरूनी परत दाँत का, तो इसे कहते हैं डेंटाइन। अब यहाँ पे इनामेल क्या है? तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या कठोर पदार्थ क्या है? तो इनामेल। तो ये भी सब मतलब आसान सा है, आता है एग्जाम में, भगवान से मनाही ना आए, क्योंकि सभी बना लेंगे। और जो आपका दाँतों का सफ़ेद और वातावरण दिखता है, कठोर दिखता है, या हम कह सकते हैं कि सुरक्षा मिलता है, तो सब इसी की वजह से। तो देखिए, ये अधिकतर कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट से बना होता है, जो एक कठोर जैसा चट्टान खनिज है। और डेट्राइन का काम क्या है? देखिए, आप जो भी काम करते हैं या जो चोट लगता है, तो सभी चीज़ जुड़े हुए हैं किससे? तंत्रिका से, है ना? तंत्रिका से। तो तंत्रिका से ये संपर्क में रहता है, यानी संपर्क रखता है। कौन? ये। अब बात करते हैं कि अ, यहाँ पर एक चीज़ है कि दाँतों के, थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दाँतों के प्रकार में देखिए, यहाँ पे क्या है कि दूध के दाँत और अस्थाई दाँत। तो आप एक चीज़ समझते हैं ना कि भाई, एक होता है जो छोटे बच्चों में 14 से 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को दाँत आता है, तो 20 दाँत रहते हैं और इसे दूध का दाँत कहते हैं। और जब दोबारा निकलता है तो 32 दाँत निकलते हैं ना, तो 32, तो ये आपके अस्थाई रहते हैं। अगर ये टूट गया तो फिर नहीं निकलेगा। यानी दूध का दाँत टूटा तो एक बार अस्थाई दाँत आएगा, और वो टूटा तो फिर कभी नहीं आएगा। तो पूरा जीवन भर रहता है। अगर हम बात करें कि पूरे जीवन काल में कितने दाँत निकलते हैं, तो मान लेते हैं दूध का दाँत 20 निकला, फिर ये टूट गया, फिर 20 तो निकलेगा ही, और प्लस आपको पता है ना 12, यानी एक्स्ट्रा निकलता है 12, तो ये हो जाएगा 32, और टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 52। तो 52 दाँत निकलते हैं। अगर हम बात करें तो दाँत के प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कृतक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्रचर्वक और एक होता है चर्वक। यहाँ पे आप जो जबड़ा देखते हैं ये, तो जबड़ा एक 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है, ठीक? मान लेते हैं ये ऐसे कर दिए। अब इसको भी 2 भागों में बाँट दीजिए, ऐसे 4 भागों में। तो जो इस टाइप इस साइड भी दाँत होते हैं, वही दाँत आपको इधर भी पाए जाते हैं, और वही दाँत ऊपर भी पाए जाते हैं, और वही दाँत यहाँ भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे कृतक देख रहे हैं, ये कृतक 2 दाँत दिख रहे हैं, तो 2 दाँत आपको यहाँ होंगे, तो यहाँ भी होंगे, ठीक? और यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? सोचिए। कृतक हो गए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 ऊपर वाले जबड़े में, और ये 2 इधर। यानी टोटल कितने हो गए? 8। तो इस तरह से आप मान के चलिएगा। तो हम बात तो करेंगे हम लोग बस इतना ही, बस आप समझ लीजिएगा, ये भी और ये भी और ये भी। तो कृतक दाँत आगे के दाँत होते हैं, और इसका काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरना। और इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 8। ऊपरी जबड़ों में 4, निचले जबड़ों में 4, और इसे स्माइल टीथ भी कहते हैं। हाथी के जो बाहर दाँत निकले होते हैं, 2 दाँत दिखते हैं ना, ऐसे-ऐसे निकले रहते हैं, सूँड के अलावा। तो ये 2 दाँत निकले होते हैं, वो क्या है? वही कृतक दाँत ही है जो बाहर निकले होते हैं हाथी के। दूसरा जो दाँत का प्रकार है वो है रदनक। रदनक क्या है? तो चीरने-फाड़ने का काम करता है, नुकीला होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट नुकीला होता है। और ये मान लीजिए ये जबड़ा है, तो यहाँ पे आपने 2 कृतक बनाया आपने, और एक ऐसे चोक टाइप का रदनक होता है, ठीक? तो ये नुकीला होता है। तो एक ये हो गया, और एक इधर, और दूसरे जबड़े में भी एक-एक, तो टोटल कितने हो गए? 4, 4 दाँत होते हैं। आप ड्रैकुला देखते होंगे या जानवरों को देखते होंगे, जानवरों का जो 4 दाँत निकला रहता है, वो यही है। तो मानव में कृतक दाँत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करता है, और मांसाहारी जानवरों में ये दाँत काफ़ी लंबे होते हैं। यही दाँत ड्रैकुला जैसे निकला रहता है। एक नेक्स्ट है आपको अग्रचर्वक। अब ये पीसने का काम करता है, इसकी संख्या 8 होती है, और ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक? ये दाँत आपको बच्चों में नहीं होता है।
चर्वक भी, ये भी पीसने का काम करता है और इसकी संख्या होती है 12। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए, इधर 3, टोटल कितने हो गए 6, ऊपर 6 हो गए तो कितने हो गए 12 ऐसे। तो ये टोटल संख्या होती है 12। और अकल दाँत यानी अकल का दाँत इसी का भाग होता है जो कि अब एक अवशेषी अंग रह गया है। अब बात करते हैं दंत सूत्र की बात करते हैं। जैसे कि बच्चों में यहाँ पे 2102 यानी वही है कृतक, रदनक और आपका अग्रचर्वक। तो अग्रचर्वक तो भाई 0 होता है बच्चों में, और कृतक 2 होते हैं, रदनक 1 होते हैं, और यहाँ पे जो बात आ रहा है चर्वक, चर्वक इसमें 2 ही होते हैं। ठीक। अब जैसे कि हमारे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं उसमें 3 होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बड़े जो होते हैं 3 होते हैं, और यहाँ पे जो अग्रचर्वक है वो 0 थे, यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ 2 होते हैं। तो उसी तरह से तो बच्चों में आपका ये समीकरण है और वयस्क में आपका ये समीकरण है। तो अगर हम बात करें बच्चों में अग्रचर्वक 8 जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और चर्वक के 4 दांत भी नहीं पाए जाते हैं। यानी चर्वक पाए जाते हैं लेकिन वयस्क में आपको 12 पाए जाते हैं और इसमें आपको 8 पाए जाते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर। दांत 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं समदंती। समदंती मतलब वैसे जंतु जिनको जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक, उसे समदंती कहते हैं। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, यही देखिए सब एक जैसा ही, रत्नक जैसा ही लग रहा है ना। उसके बाद विषम दंती, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकले होते हैं, जैसे स्तनधारी, जैसे हम लोग, जहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग दांत दिखते हैं आपको। अब बात करते हैं जीभ का। तो देखिए जीभ क्या है कि मांसल मांसल संरचना है, हड्डी तो नहीं पाया जाता उसमें, और इसमें जो छोटे छोटे कलियां होती हैं वो स्वाद कलियां होती हैं, और ये एक संवेदी अंग है जो स्वाद बताने का कार्य करती है। और इसमें बहुत सारे आपका स्वाद कलियाएं पाई जाती हैं, लगभग लगभग आपका 2000 से लेकर 8000। ठीक। अब उम्र के साथ इसकी संख्या घटती जाती है, यानी स्वाद आप बुढ़ौती में नहीं ले सकते हैं। तो ये एक संवेदी अंग है जो स्वाद बताने का काम करता है। जीभ का जो मध्य भाग, देखिए जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता है, अर्थात स्वादहीन होता है। जैसे ये जीभ है तो इसका जो आगे का पार्ट है ये वाला, वो मीठा स्वाद है ना, मीठा स्वाद। इधर जो साइड साइड में 2 है वो नमकीन का, और यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, तीता कह सकते हैं या खट्टा का कह सकते हैं, खट्टा स्वाद यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मीठा, ये नमकीन और ये खट्टा, और पीछे जो देख रहे हैं ये कड़वा का स्वाद आपको आता है। लेकिन जो आपका जो बीच वाला भाग है, यानी जीभ के बीच वाले भाग में कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए स्वादहीन होता है। अब यहाँ पे कहता है जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पेपेली, पेपेली कहा जाता है। अगला बात करते हैं लार ग्रंथि। देखिए इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें करीब करीब हमारे मुख से करीब 1 से लेकर 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। इसका जो पीएच मान होता है आपको ऐसे 6.4 देता है, लेकिन आप कह सकते हैं 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है, लेकिन मोस्टली किताब में आपको इतना ही दिखता है, यानी हल्का अम्लीय टाइप का आपको दिखता है। तो ये भी कहते हैं कि जो आप देखते हैं जो ग्रंथि ये है वो एक नहीं है, 3 जोड़ी होते हैं। ठीक। तो जो जीभ के नीचे, जीभ और गला के किनारे भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो एक है पैरोटीड ग्रंथि, और एक है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और एक है सबलिंगुअल ग्रंथि। इसमें जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है पैरोटीड ग्रंथि, और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला सबलिंगुअल ग्रंथि। अगला बात करते हैं कि एक लाइसोजाइम नामक, ठीक ना, एक एंजाइम पाया जाता है इसमें, लाइसोजाम। लाइसोलार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है। अब इसका काम क्या है, लाइसोजाइम मुख में बैक्टीरिया को मारता है, यानी अगर आप खाना खाता है कोई तो उसमें मुख में बैक्टीरिया आ गया तो उसको मारने का काम लाइसोजाइम का होता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं
जो कि पाचन में मदद करते हैं। और लार ग्रंथि के मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो आपका लाइसोजाइम हो गया और एक हो गया टाइलिन। तो लाइसोजाइम का कार्य क्या है वो आपने देख लिया, तो यहाँ पहले ही है कि यह जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है और मुख में बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? तो देखिए स्टार्च का पाचन क्रिया करता है, यानी टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में ये भी आता है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी कहा जाता है कि कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है। जो आपका तीन जोड़ी ग्रंथि है जिसमें सबसे बड़ा जो है पैरोटिड है, वो वायरस से संक्रमित हो जाता है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है। तब गल सूजा नामक बीमारी हो जाती है। एक बात और भी है, जब आप खाना खाते हैं और मुख में जो खाना होता है उसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। अगला बात करते हैं ग्रास नली। अब जैसे कि आपने देख लिया कि आपने ये खाना यहाँ पे खाया और फिर यहाँ तक का क्रिया हम लोग ने देख लिया। अब ये एक लंबी सी संरचना जो दिख रही है वो आपको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। तो ये भी मांसपेशी से बनी होती है, यानी इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, पतली सी संरचना होती है। इसका काम क्या है? ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। और ये अमाशय कहाँ पे है? ये वाला आपका हो गया अमाशय, अमाशय तक पहुंचाता है। अब ये भी है कि इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। सिंपल सा फंडा है, कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रमाकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे घसकते रहता है, यानी कुछ ऐसे ऐसे टाइप से, इसलिए भोजन नीचे की ओर जाते जाते। तो बहुत अच्छा इंसान है ना जी, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर में ग्रास नली था और भोजन आ चुका है कहाँ पे? अब अमाशय में। तो देखिए मुख के द्वारा ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय आहार नली की सबसे चौड़ा भाग होता है, एक थैली नुमा होता है और इसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और अमाशय की दीवारों पे एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे श्लेष झिल्ली कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे कहता है कि अमाशय को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं कार्डियक, यानी ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है, ये वाला कार्डियक। दूसरा है एक फंडिक, जो बीच वाले भाग को कहते हैं। और एक कहते हैं पाइलोरिक भाग, जो सबसे नीचे वाला होता है। यानी अमाशय सबसे जो चौड़ा है, 1, 2 और 3, 3 भाग के नाम है। अब यहाँ पे देखते हैं कार्डियक। कार्डियक में ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यानी एक देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है ना कि अमाशय में क्या क्या पाया जाता है, तो बोले HCl पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है और एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है ना। तो आप ऊपरी वाले भाग से कह सकते हैं कि इससे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जैसे आपको जो आपको लार ग्रंथि में था लाइसोजाइम, उसी तरह से सेम ये भी काम करता है। और ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, एसिड जैसा बनाता है। और उसके बाद कहते हैं कि एंजाइम की क्रियाओं को तीव्र करता है। यानी इसका 3 काम है, एक जीवाणु को नष्ट करना, दूसरा भोजन को अम्लीयता प्रदान करना और तीसरा एंजाइम की क्रियाओं को तीव्र करना। तो ये कहाँ इसका काम है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है? फंडिक भाग। अब यह भोजन अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है, यानी इस भोजन को क्या करता है? रोक कर रखता है। और इसकी संरचना कांटे नुमा होती है। भूख लगने पर ये चुभने लगता है। इसी से एहसास होता है, जो ये भाग होता है ये चुभने लगता है और ये पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देता है और भोजन पचाने के लिए इसे रोक कर रखता है। मतलब इसीलिए एहसास होता है कि वो अब भूख लगा, भूख लगा। अगला आते हैं यहाँ पे पाइलोरिक भाग। तो देखिए पाइलोरिक भाग में यानी अमाशय की दीवारों पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। हमने कहा था ना कि एक तो HCl हो गया और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन।
देखिए पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक, प्रोटीन का पाचन करता है और ये बदल देता है पेप्टोन्स में। अब यहाँ पे रेनिन देखिए, रेनिन क्या है कि ये दूध को पचाने का काम करता है, ये खासकर ना बच्चों में पाया जाता है, ठीक ना, बच्चों में पाया जाता है। और जैसे-जैसे बच्चा 5 साल 4 साल का होने लगता है उसके बाद ये जो रेनिन है वो नहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो हम लोग कल देखे भी थे कैसीन। तो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ये आप कभी देखते होंगे जो दूध बच्चे पीते हैं और जब वो उल्टी करते हैं तो एकदम दही-दही जैसा करते हैं, तो वो यही वाला है। अब छोटी आंत, अच्छा ऐसे समझिए हमने अमाशय तक हम लोग भोजन पहुँचा चुके हैं, ठीक? भोजन को यहाँ पे काइम कहते हैं, मुख में बोलस कहते हैं। अब यहाँ से जब ये एक नली निकलती है ऐसे, यहीं से इसको छोटी आंत कहना शुरू कर देते हैं और एक यहाँ पे आप देखते हैं बड़ी आंत है, मान लेते हैं एक बड़ी आंत है या ऐसे आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ भी आप देखते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोटा-मोटी आपका मतलब अमाशय से जैसे ही भोजन आता है तो वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्रहणी बोलते हैं। तो ये वाला जो यहाँ तक लाइन को देख रहे हैं ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, ठीक? उसके बाद जेजुनम कहते हैं, यानी अंदरूनी वाला भाग को हम लोग जेजुनम कहते हैं, जो मध्य भाग हो गया। और फिर एक और उसमें भाग होता है जिसको इलियम कहा जाता है। तो ये जो ग्रहणी देख रहे हैं ना, इसी में आपको यहाँ पे एक आकृति पाई जाती है जिसे हम लोग यकृत कहते हैं और एक आकृति यहाँ पाई जाती है थोड़े से पत्ते के जैसे लगती है जिसको अग्न्याशय कहते हैं। यानी छोटी आंत में भोजन प्रवेश कर चुका है और इसी छोटी आंत में आपका यकृत भी दिखेगा और यहाँ पे अग्न्याशय भी दिखेगा। तो मोटा-मोटी हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रहणी बोल सकते हैं, लेकिन ये छोटी आंत का ही पार्ट है। तो देखिए, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी औसत लंबाई जो है आपका 6 से 7 मीटर है, यानी लगभग 20 से 23 फीट है। अब यहाँ पे कहते हैं अमाशय में भोजन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। इसका मतलब ग्रहणी में प्रवेश करता है और यहाँ भोजन का मतलब पाचन और अवशोषण की क्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पे संपूर्ण आहार नाल की लंबाई जो है आपका 5 मीटर सॉरी 9 मीटर तो या 32 फीट की होती है। तो अब बात करते हैं आगे कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, वही जेजुनम और इलियम। तो पहले ग्रहणी में जो आपका हमने बताया कि वहाँ पे यकृत भी दिखता है और उसी की बात पहले करते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में होता है, जिसे डायफ्राम के नीचे कह सकते हैं। यानी आप जो फेफड़ा देखते हैं ना, ये इसको डायफ्राम वाला या इस वाले पार्ट को कहते हैं, जो चंद्राकार का रहता है, के नीचे स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में होता है और ये पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस का निर्माण ये करता है यहाँ से, और इसका जो भंडार होता है यानी संग्रहण होता है वो पित्ताशय होता है। तो ये वाला जो पार्ट है यानी यकृत के जस्ट नीचे एक पित्ताशय पाया जाता है, में संग्रहित होता है। अब ये नहीं कहिएगा कि भोजन में पित्तरस किससे मिलता है, पित्ताशय से मिलता तो उसी से है, लेकिन इसका निर्माण यकृत में हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में फंसाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यकृत के कुछ कार्य, ऐसे उत्सर्जन अंग में भी आता है ये। तो पहला है कि ये प्रोटीन और जैविक रासायनिक बनाता है और विष युक्त भोजन को विषहीन बनाता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तांबा और लोहे को संचित करता है, पित्त रस निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है, ग्लाइकोजन भंडार का नियंत्रण करता है और आरबीसी का अपघटन करता है। जैसे ओल्ड आरबीसी होता है ना, उसको नष्ट का काम करता है तथा यह हार्मोन का भी उत्पादन का कार्य करता है। अब आते हैं पित्ताशय। तो हमने कहा कि जो यकृत है उसके नीचे ये आकृति होती है, नाशपाती नुमा होती है, आकार की थैली की होती है और यकृत से जस्ट नीचे होता है। पित्तरस इसमें जमा होता है, पीले और हरे रंग का होता है और ये पित्तरस कैसा होता है, जैसे हम लोग शुरू में अभी अम्लीय अम्लीय पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, क्षारीय।
इसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय प्रदान करता है। अब नेचुरल है, मान लेते हैं ये भोजन है, कुछ भी नहीं है ना क्षारीय अम्लीय, मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पे शुरू में अम्लीय हुआ और फिर यहाँ से भोजन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ तक आपको अम्लीय दिख रहा था और यहाँ से आपको क्षारीय हो गया। अब पित्ताशय में जब पत्थरी का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए इसे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अब अगर आते हैं कि भाई पित्त, जो पित्त रस होते हैं, तो पित्त को में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पित्त लवक, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और यह फैट को तोड़ने का काम करता है, यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। दूसरा होता है पित्त वर्णक, यानी पित्त रंग वाला हो गया, यानी दो रंग के होते हैं, एक पीला होता है, एक हरा होता है। एक बोलते हैं विरुरुबिन और एक को बोलते हैं वर्डिन। यहाँ पे देखिए बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है और आमतौर पर यह किसी कारणों से लाल मतलब आरबीसी टूट जाती है तो पीले रंग की बिलीरुबिन का निर्माण करती है। अब यहाँ पे बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि फिल्टर होकर तो जाता है और कभी कभी क्या होता है, फिल्टर नहीं हुआ तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और इसीलिए आपका पूरा शरीर जो होता है, आँख से लेकर पूरा शरीर आपका पीला पीला दिखाई देता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं या पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। अगला बात करते हैं अग्न्याशय। देखिए अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है और इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो हार्मोन वाला हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, जब ग्रंथि पढ़ेंगे तब। यहाँ पे देखिए अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है, ये भी क्षारीय होता है। इसका भी पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के भोजन का पाचन होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा वसा का और तीसरा प्रोटीन का। तो देखा जाए तो एक तरह से ये पूरा का पूरा चीज का तो पाचन कर ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिप्सिन निकलता है एंजाइम, जो प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके उससे बदलता है पॉलीपेप्टाइड्स में, और एक होता है इनामेल जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, एक होता है लाइपेज जो वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। एक चीज है ये वाला जो देख रहे हैं लाइपेज, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इनामेल भी याद कर सकते हैं लेकिन लाइपेज बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इसे देख जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि भाई छोटी आंत 3 भाग में बटे हैं। तो ग्रहणी का जो हमने बताया था कि जो अमाशय के बाद जो यू संरचना की होती है और यकृत और अग्न्याशय में खुलते हैं, यानी उसी में खुलते हैं और इसके द्वारा द्रव स्रावित होता है और द्रव को सक्रिय करता है और इससे भोजन का पाचन होता है। यानी आपका वही यकृत से अग्न्याशय से जो भी अभी पढ़ रहे थे सब ग्रहणी के बारे में ही पढ़ रहे थे। अगला बात करते हैं ग्रहणी के आगे वाला भाग, वही जेजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, अब कहते हैं कि जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है, इस पार्ट को हटाइए दीजिए। अगला बात करते हैं इलियम। इलियम में क्या करता है, जैसे देखिए इलियम जो होता है ना, मतलब अब अवशोषण का काम करता है। इसमें एक विली नामक एक उंगली जैसी एक संरचना पाई जाती है। तो यह छोटी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। अब छोटी आंत में 5 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक बोलते हैं इरेप्सिन जो प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसको अमीनो अम्ल में बदलता है। एक होता है माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। एक होता है सुक्रेस जो सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। एक होता है लैक्टेस जो लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और यहाँ पे भी आपको लाइपेज दिख रहा है, यानी लाइपेज जो वसा के साथ अभिक्रिया करता है वो भी है। तो 5 एंजाइम इसमें, 3 एंजाइम आपको दिख गया किसमें, 3 एंजाइम लगभग दिख गया अग्न्याशय रस में। 2 एंजाइम आपको जठर ग्रंथि में दिखा और एक आपका एचसीएल था, तो मोटा मोटे 3 मान लीजिए। और 2 एंजाइम आपको दिख गया लार ग्रंथि में, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। अब छोटी आंत कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि
पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख से, और कहाँ संपन्न होता है, तो आप कहिएगा छोटी आंत में। तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न हो जाता है और पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का काम छोटी आंत में ही मौजूद एक विली वही विलाई के द्वारा होता है। विली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं, भाई छोटी आंत तो ये हो गया, और यहाँ पे बड़ी बात आते हैं। तो देखिए छोटी आंत के बाद भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंत में, है ना। छोटी आंत से भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंत में। तो उस दो, जैसे कहने का मतलब, जब जैसे छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो एक सिक्कम में प्रवेश करता है। तो ये एग्जाम में आता है ना कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थल को क्या कहेंगे, यानी जहां मिलता है तो सिक्कम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की औसत लंबाई जो है 1.5 मीटर यानी 5 फीट की होती है। इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अधलात, बड़ी आंत और मलाशय। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, बड़ी आंत में एक अपेंडिक्स नाम आप देखते हैं ना, कोई बहुत लोग निकलवा लेते हैं, दर्द करता है तो हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होते हैं, यानी निकालने पे भी आदमी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट के निकाल दिया जाता है। अब सिकम के बाद भोजन कोलम में प्रारंभ मतलब जाता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन बी 3, बी 6, बी 12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपने याद होगा कि विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, तो पढ़े ना कोलन में। कोलन, तो कोलन कहाँ है, बड़ी आंत में। और ये देखिए ये कोलन है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं बाहरी, ये कोलन है। अब रिक्टम वाले क्षेत्र में, रिक्टम मतलब वही मलाशय, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्टम हो गया। रिक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन जमा रहता है और गुद्दा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, और इस तरह से आपका पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी था ना कि जब भोजन मुख में आता है तो उसे बोलस कहते हैं, पेट यानी अमाशय में जाता है तो उसे काइम कहते हैं, और मलाशय में जाता है तो इसे काइल कहते हैं। 3 नाम आप देख लीजिए, काइल, काइल कहा जाता है। तो जैसा कि आपको ये पीडीएफ आपको अच्छा लगा होगा और आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपये का है एक कोर्स, जिसमें लाइव टेस्ट कराने वाला हूँ मैं, और ये जो पीडीएफ है आपको वहीं मिल जाएगा, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वहीं पे मैं कराऊंगा। क्योंकि मज़ा तब आता है ना कि जब आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको कितना याद है कि नहीं याद है, वो टेस्ट में जब आप देते हैं और रैंक नंबर 1 पे आते हैं कि रैंक नंबर 10 पे आते हैं, वो बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए तो इस टेस्ट में आप लोग जुड़ जाइए और बहुत अच्छा रहेगा। ये एक सहयोग राशि के रूप में है, 99 रुपये आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर बिहार जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 299 रुपये में कर सकते हैं, इसी ऐप पे है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी इसे इनरोल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।